हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे और ये टेस्ट सीरीज दृष्टि की होगी। इसके पहले हम लोगों ने ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया था। उसके 15 लेक्चर हो चुके हैं, जिसकी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर देख लीजिए, सभी में डिटेल से क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है। और ये वीडियो देखने का ये फ़ायदा होता है कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर इफेक्ट उसमें नहीं दिया है तब भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वीडियो से देखने से पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। तो आप लोग जाइए देख लीजिए। और एक यूपी स्पेशल की भी टॉपिक की क्लास चल रही है, इस पर 5-6 वीडियो हो चुकी है उसकी भी। ये छोटे छोटे वीडियो हैं 5 से 10 मिनट के, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा एग्जाम टाइम में आप लोगों का। तो आप लोग उसको भी देख लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक मोटिवेशन मिलता है डेडिकेशन के साथ काम करने का, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में लिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। यानी जो एक तहसील एक उत्पाद योजना है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला कथन दिया है कि यह भारत सरकार की एक पहल है। दूसरा दिया है एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो जो एक तहसील और एक उत्पाद योजना है, ये भारत सरकार की योजना नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगा यहाँ पे। और दूसरा दिया है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना चलाई जा रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ये चलाई जा रही है 24 जनवरी 2018 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाई जा रही है। और 24 जनवरी को, जैसा कि पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, यूपी दिवस भी 24 जनवरी को ही होता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग नोट करेंगे इसको। तो ये जो 24 जनवरी 2018 से चलाई जा रही है, इसी को सफलता को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इसका केवल दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीएआर संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है। तो वह कौन सा संस्थान है जिसको सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीएआर संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है। ये कृषि जैव सूचना केंद्र, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे, तभी एक आइडिया मिलेगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी। इसी को जो है कि सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीएआर संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है। और ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी जो है, ये जो स्थापित किसके द्वारा किया गया है, तो जो आईसीएआर है, आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो दिल्ली में है, उसी के द्वारा स्थापित ये संस्थान है। तो इसी के सरदार पटेल पुरस्कार मिला है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ पूरा पाषाण स्थल दिए गए हैं और उनका स्थान दिया गया है, और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लोगों के इस चक्कर में, कभी नहीं पूछता है कभी है पूछता है। तो इसमें दिया है भीमबेटका मध्य प्रदेश, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में है। और जो आदमगढ़ की पहाड़ियाँ हैं ये नर्मदा घाटी में है, तो ये भी सही हो जाएगा। और जो पोटवार का पठार दिया है दक्षिण भारत, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा था। ये दक्षिण भारत में नहीं है, ये है कहाँ पर हो जाएगा ये स्थल, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत। तो यही गलत था, बाकी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी मुगलों के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, उसी के बारे में हम लोगों को बताना है। इसमें मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। मुगल दरबार के जो इतिहास थे उसको तुर्की नहीं फारसी भाषा में लिखा गया था। जैसा कि पता होगा कि जो मुगल दरबार की भाषा थी ये फारसी थी।
ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो ये फारसी भाषा में लिखा गया था और मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। यानी कि मुगल भारत जो मुगल शासन था उसमें सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। अर्थात पांडुलिपि क्या होता है कि अर्थात हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, उसे पांडुलिपि कहा जाता है। तो ये दूसरा कथन सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे सही नहीं, यहाँ पर गलत पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला सही नहीं है क्योंकि ये गलत है, तो यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये गलत हो गया गलती से, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल पहला सही नहीं है। सही नहीं है को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लोगों के, जैसे अभी यहाँ पर हुआ है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस राज्य में दिया था? तो जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश था वो किस राज्य में दिया था, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहेंगे। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये दिया था सारनाथ, जो वाराणसी में है, वाराणसी में है और ये उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। और प्रथम उपदेश को ही इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, प्रथम उपदेश को। तो ये पूछा गया है एग्जाम में कि प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो हम लोग को देखना है कि कथन और कारण क्या सही है। तो यहाँ पे दिया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था चालुक्यों, सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ था। और यहाँ पर कारण दिया है कि कन्नौज इस शहर इस शक्ति का प्रतीक था। तो जो कन्नौज शहर था इस शक्ति का प्रतीक था। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें पहला तो गलत हो जाएगा। इसमें जो है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट शामिल थे। पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शामिल थे। तो ये पहला गलत हो जाएगा। और कन्नौज इस शक्ति का प्रतीक था, तो ये सही हो जाएगा। कन्नौज शहर जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि ये व्यापारिक मार्ग भी था, रेशम का व्यापारिक मार्ग भी था, और ये मध्य में पड़ता था गंगा जमुना के। तो यहाँ पर जो है कि इस शक्ति का प्रतीक था कि इस पर जिसका कब्जा हो जाता था वो रेशम मार्ग के लिए, अन्य व्यापार के लिए उसको सुविधा मिल जाती थी। तो इसी के लिए इन तीनों ने, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों ने युद्ध किया। और इसमें लास्ट में विजयी प्रतिहार हुए थे, प्रतिहार विजयी हुए थे। लगभग 200 वर्षों तक ये चला था युद्ध। तो यहाँ पर जो है कि पहला गलत है, कभी अभिकथन गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए गलत, आर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना है ये किस तिथि को शुरू की गई है, उसी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो 20 मई 2022, 20 जुलाई 2022, 27 मई 2022, 27 जुलाई 2022। तो ये शुरू की गई थी 27 जुलाई 2022 को। मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना ये 27 जुलाई 2022 को शुरू की गई है। और ये जो है कि जो नवीन नगर निकाय हैं, नवीन नगर निकाय, उनमें जो है कि साफ सफाई की व्यवस्था, नालों की और रोड का सुंदरीकरण, ये सभी कार्य के लिए जो है कि मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना चल रही है। और इसमें जो है कि सड़क निर्माण, सामुदायिक केंद्र, मार्ग पे जैसे रोड पे लाइट, ये सब सुविधा सुंदरीकरण, ये सारे कार्य किए जाएंगे इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी जो मिशन कुशल कर्मी है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और दूसरा दिया है, यह इस योजना के तहत कोविड-19 के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? यहाँ पर दिया है केवल एक,
एक दो दोनों, केवल दो, और एक न तो दो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू नहीं किया गया है, ये शुरू किया गया है, ये योजना शुरू की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। ये योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है, और इस योजना में कोविड-19 के दौरान माता पिता को खोने वाले बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें जो है कि श्रमिकों के कौशल को बढ़ाना है। श्रमिकों को, जो श्रमिक है उनके कौशल को बढ़ाना है कि अधिक आय अर्जित कर सके, उनके दक्षता में सुधार करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों ही गलत दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कौन सा दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन, कुछ अध्यक्ष दिए गए हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं, यानी कि कौन से राष्ट्रीय अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना था, उसी के बारे में यहाँ पर मिलान करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जो जॉर्ज यूल थे, ये इलाहाबाद में बने थे, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और ये कब बने थे, तो 1888 में, 1888 में। जैसा कि पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। बेमोस चंद बनर्जी थे, बेमोस चंद बनर्जी थे संस्थापक। तो ये जो है कि इसमें जो है कि जॉर्ज यूल बना था 1888 में इलाहाबाद वाले में। और जो है कि रमेश चंद दत्त कब बने थे, तो ये बने थे लखनऊ में, दूसरे में, और 1899 में। और गोपाल कृष्ण गोखले बने थे वाराणसी में 1905 में। और सरोजिनी नायडू बनी थी कानपुर में 1925 में। जैसा कि यूपी में कुल 9 अधिवेशन हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 केवल एक में से ही मिल जा रहा है, तो आप लोग ऐसे एग्जाम में भी कर सकते हैं, टाइम का बचत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हम लोग ऊपर मिला ही लिए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो आइए देख लेते हैं हम। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं के राजा बनाने वालों को, यानी किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लोग कभी भी राजा नहीं बने, लेकिन इन्होंने अनेक राजाओं को बनाया था, इनके सहयोग से ही राजा बन जाते थे मुगल शासन में। तो ये सही हो जाएगा। जो हसन अली है और हुसैन अली सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, तो ये सही हो जाएगा। और मुगल साम्राज्य इतना विशाल और बोझिल हो गया था कि किसी कमजोर शासक को केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता। ये तो कारण भी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कारण भी सही दिया गया है। जो मुगल साम्राज्य था, औरंगजेब के बाद कोई भी महान शासक नहीं हुआ, और औरंगजेब का जो साम्राज्य था बहुत ही विशाल छोड़कर गया था, और उसके बाद इन्होंने संभाल नहीं पाया उत्तरवर्ती मुगल काल जो शासक थे। तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ए आर दोनों ही सही है तथा ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें आप लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो जो उत्तर प्रदेश का एमएसएमई है और निर्यात संवर्धन विभाग है, उसके दोनों ने किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पर दिया है कू, जियो मार्ट डिजिटल, अमेजन और इंडिया बिग बाजार। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये कू हो जाएगा। कू ऐप जो है, ये जो है कि माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप इंडिया का है ये। तो इस ऐप के माध्यम से जो है कि एमएसएमई सेक्टर के जितने भी उद्योग हैं और जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, उसके उत्पादों को जो है कि प्रमोट किया जाएगा इसके माध्यम से, और जिससे निर्यात में वृद्धि होगी। तो इसी के साथ समझौता किया गया है
तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन कौन है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज कुमार। मनोज कुमार सही हो जाएगा यहाँ पे। ये जुलाई 2022 में बने हैं, 2022 में। और किसके स्थान पर? तो विनय कुमार सक्सेना के स्थान पर। विनय कुमार सक्सेना के स्थान पर ये बने हैं। तो यहाँ पर जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है, खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार लोथल एक विक्रय केंद्र था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा और मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसके बीच व्यापार होता था और लोथल से एक विक्रय का महत्वपूर्ण केंद्र था। जैसा कि पता होगा कि लोथल से एक जो गोदीबाड़ा मिला है, गोदीबाड़ा जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, जहाँ से व्यापार होता था समुद्र के माध्यम से, तो ये लोथल से होता था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। धौलवीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा धौलवीरा नहीं था, ये मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो था जो है कि धौलवीरा, यहाँ धौलवीरा गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था। तो यहाँ पर जो है कि पूछा था कि कौन सा कथन सही है, तो केवल दूसरा सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुगल काल के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ भी मुगल काल से दिया गया है। तो किसी मनसबदार का पद, उसका वेतन, उसके जात सवार से स्वतंत्र होते थे। तो ये गलत हो जाएगा। किसी भी जो मनसबदार का पद और वेतन था उसके जात और सवार से संबंधित था। यानी किसी का भी वेतन उतना ही अधिक होता था जितना उसके जात और सवार से संबंधित था। यानी कि जिसका जात और सवार का पद, ये सैन्य व्यवस्था से संबंधित है, सैन्य व्यवस्था से। और इसमें जो है कि घोड़ों को रखना और सेना को रखना होता था। जिसके पास जितने सेना और घोड़े होते थे उसका पद और वेतन उतना ही अधिक होता था। तो इसी को कह रहा है कि ये स्वतंत्र होते थे, तो स्वतंत्र नहीं होते थे, ये गलत हो जाएगा। ये जात और सवार का अर्थात इस वर्तमान समय में देखा जाए तो एक जो रैंकिंग प्रदान की जाती है, रैंकिंग से संबंधित है कि किस रैंक पर कोई अधिकारी है, उसी के बारे में है। 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा के प्रत्येक भाग का एक विशिष्ट पहलू है। तो ये 5 भागों में नहीं लिखा गया था, ये गलत हो जाएगा। जो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है ये कुल 3 भागों में था, 3 भागों में था। और एक प्रत्येक भाग का एक विशिष्ट पहलू था, अलग अलग था। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो कोई सही नहीं है। जो मिलिंद पन्हों के लेखक कौन थे? तो मिलिंद पन्हों के लेखक कौन हो जाएंगे उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो नागसेन, कालिदास, नागार्जुन और अश्वघोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो मिलिंद पन्हों हैं उनके लेखक नागसेन थे। मिलिंद पन्हों में एक यूनानी राजा हैं और एक बौद्ध भिक्षु जो हैं, बौद्ध भिक्षु, उनके बीच जो है कि वार्तालाप है, वार्तालाप है दोनों के बीच मध्य। तो उसी को जो है कि इन्होंने लिखा है नागसेन ने। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? दुर्लभ वर्धन, महारानी विदिधा, कोल्लम प्रथम और अवंती बर्मन। तो जो उत्पल वंश था इसका संस्थापक कौन था उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उत्पल वंश का संस्थापक अवंती बर्मन था। और ये जो है कि कश्मीर के राजवंशों में था। उत्पल वंश कश्मीर राजवंश में उत्पल वंश था। और ये जो है कि इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो अवंतीपुर राजधानी बनाई थी। ये पूछा गया है एक बार एग्जाम में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में क्या सही है। देख लेते हैं हम लोग, इसके बारे में डिटेल से क्वेश्चन दिया है। तो इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। तो जो ये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार ने जो है कि महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का एक रोड मैप तैयार किया गया है। और इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो ये 95 लाख महिलाएं नहीं है, ये दूसरा गलत हो जाएगा। ये 66 लाख महिलाएं हैं। 66 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा दिया है निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो 10 लाख से अधिक आजीविका क्लस्टर नहीं बनाए जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ये 10 लाख नहीं है, 5 लाख 50,000 है। 50,868 है। 5,50,868 है। तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। और ये तीसरा दिया है कि मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप को लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के समूहों में बांट दिया गया है। यानी कि इसकी जो कार्य योजना होगी, पहले 6 माह के लिए बनाई गई है, फिर 1 वर्ष के फिर 2 वर्ष, फिर 5 वर्ष में समूहों में बांट दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 1, 4 है, दूसरा तीसरा गलत दिया हुआ था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट के सही उत्तर का चयन करें। यानी कुछ तिथियां दी गई हैं और कौन सा दिवस मनाया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 1 का 2 हो जाएगा। और 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो बी का 4 हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा ये। और 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग आंसर देखते हैं। तो ए का 2, बी का 4। तो ए का 2, बी का 4, ए ऑप्शन सही मिल जा रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप लोगों के एग्जाम में एक से ही मिलान हो जा रहा है तो बाकी को मिलाने की जरूरत नहीं है, टाइम की बचत हो जाएगी इससे। आइए हम लोग कुछ देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग और वीडियो को बस देखते हैं और छोड़ देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें। निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो जो किसान आंदोलन है उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है एका आंदोलन। हम लोग थोड़ा डिटेल से भी देखते चलेंगे ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आप लोग धैर्य के साथ वीडियो देखा करिए, पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, फिर दूसरे जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो एका आंदोलन जो है कि 1921 में हुआ था। और जो है कि इसके जो है कि आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे मदारी पासी थे। और ये जो है कि 1921 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा जो है कि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। और इसके संस्थापकों में कौन कौन से थे? तो इनमें थे स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे? एनजी रंगा, इनको सचिव भी बनाया गया था बाद में। और तीसरे हो जाएंगे इंदुलाल याग्निक। तो ये 3 लोग हो जाएंगे अखिल भारतीय किसान सभा से। और उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1918 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा की 1918 में। और इसके संस्थापकों में कौन कौन से थे? तो गौरी शंकर हो जाएंगे। इंद्र नारायण द्विवेदी हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे? तो एक मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे।
मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। तो ये 1918 में हुई थी। अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो जी अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी 1920 में। और इसके संस्थापक कौन से थे? तो ये थे बाबा रामचंद। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। तो इस पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है कि तीसरे की हुई है, यानी कि उत्तर प्रदेश किसान सभा, फिर चौथे की हुई है, फिर जो है कि पहला, फिर दूसरा। तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। देख लेते हैं हम लोग कौन सा आंसर सही है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया था, तो ये गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देते थे, लेकिन औद्योगिकीकरण के विरोधी थे। तो ये सही हो जाएगा। ये मतलब गलत हो जाएगा यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, ये तो गलत हो जाएगा। दोनों ही गलत हो जाएगा। ये आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास करते थे, और ये जो है कि औद्योगिकीकरण का समर्थन करते थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे ये दिया है कि जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। ये करते थे, तो दोनों ही गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो उत्तर प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है, किसके साथ हस्ताक्षर किया है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ समझौता किया गया है। और ये कब किया गया है? 29 जुलाई 2022 को किया गया है। 29 जुलाई 2022 के बीच किया गया है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस मनाया जाता है। यानी कि प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। जैसा कि पता है कि 1 जुलाई 2022 से जो है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दी गई है। आइए देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया कि बौद्ध परिषदों के संबंधित निम्नलिखित स्थलों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। जो बौद्ध परिषद यानी बौद्ध संगीति हुई थी, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग धैर्य के साथ देखिए, पूरे टॉपिक का रिवीजन होने वाला है यहाँ पे। तो राजगृह दिया है, पाटलिपुत्र, वैशाली और कश्मीर। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग देख लेते हैं पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो पहली जो है कि कब हुई थी? तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व में, बुद्ध की तुरंत मृत्यु के बाद हुई थी। और दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी हुई थी 250 ईसा पूर्व में हो जाएगा। और ये हुई थी 98 ईस्वी में हुई थी। ये केवल ईस्वी में हुई थी। बाकी जो है कि यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग स्थान, और उसके बाद शासक, स्थान के बाद अध्यक्ष देख लेते हैं कौन अध्यक्ष बना था। उसके बाद शासक देख लेते हैं कौन शासक था, यही पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले ये कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। पहली राजगृह में हुई थी। दूसरी कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। और तीसरी कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र। और चौथी हुई थी कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन में ये पूछा गया है। और अध्यक्ष कौन कौन थे? तो अध्यक्ष थे, पहली के अध्यक्ष कौन थे? तो ये महाकश्यप थे। पहली के अध्यक्ष महाकश्यप थे। और दूसरी के कौन से थे? तो दूसरी के हो जाएंगे सबा कमीर हो जाएंगे। और तीसरी के
मोगली तीस पुत्र, मोगली तीस, और चौथी के कौन हो जाएंगे, तो वसुमित्र हो जाएंगे, वसुमित्र। और शासक कौन कौन से थे, तो पहली में शासक थे अजातशत्रु, और दूसरी में हो जाएंगे कालाशोक, और तीसरी में हो जाएंगे अशोक, और चौथी में हो जाएंगे कनिष्क, जो कुषाण वंश का था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं तो चारों ही बौद्ध संगीतियों के बारे में पूरा डिटेल से हो गया। इन बौद्ध संगीतियों से बस यही चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम लोगों ने पूरा देख लिया है, तो पूरे टॉपिक का रिवीजन हो गया है, आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पहली में जो है कि रचना हुई थी विनय पिटक, विनय और सूत्र पिटक, सूत्र पिटक की रचना पहली में की गई थी। और इसमें एक और पूछा जाता है कि जो विभाजन हुआ था ये दूसरे में हुआ था थेरवादी और संघवादी, दूसरे में हुआ था, और तीसरे में अभिधम्म पिटक की रचना हुई है, और चौथे में जो है कि महायान और हीनयान, दो में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। तो पहले और तीसरे में जो है कि रचना हुई है, दूसरे चौथे में विभाजन हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो बस इतने ही सारे फैक्ट थे, इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले कालक्रम के अनुसार तो सबसे पहले राजगिरी में हुई है, फिर वैशाली में हुई है, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हम लोगों को एक क्वेश्चन से पूरे टॉपिक का रिवीजन हो गया। फ्रेंड, ये वीडियो देखने का यही फायदा है कि आप लोगों के पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज में तो दिया ही है, लेकिन उससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। हम्पी के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो हम्पी कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बेसिन में स्थित है। हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ये पूछा गया है। और महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आइए हम लोग देख लेते हैं। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, तो ये सही है। जिसका अर्थ आत्मा है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा वाला यहाँ पे दिया स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है, लेकिन जिसका अर्थ आत्मा नहीं है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ विजेता होता है, जैसा कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो जिन कहलाए, यानी विजेता कहलाए। तो पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये आत्मा नहीं दिया है, यानी जिन। त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो केवल पहला सही नहीं है, दूसरा सही है। सही नहीं है और गलत को ध्यान से पढ़ना चाहिए। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर इसका सही हो जाएगा चंद्रदेव। ये 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य था, और बिहार तथा यूपी में था इसका जो है कि क्षेत्र। तो इसका चंद्रदेव हो जाएगा संस्थापक। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2019-20 के रिपोर्ट के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट का आया हुआ है, उसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी हैं। तो जो मथुरा और औरैया का दिया गया है उसमें कहा गया है कि अग्रणी हैं, तो ये जो है कि बिल्कुल सही है। मथुरा और औरैया जिले को स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन में अग्रणी पाया गया है इस इंडेक्स में, और इसे स्कूल शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं जारी किया गया है, ये जारी किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि कौन सा सही है, तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि लिखित में से कौन सा भारत के 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यानी कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर कुल 13 एक्सप्रेसवे हैं। तो ये हो जाएगा दिल्ली, चंडीगढ़, कर्नाटक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है कि डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे यहाँ पे बन गए हैं, कुल 13 एक्सप्रेसवे हो चुके हैं, जिसमें से कुछ अभी निर्माणाधीन है और जो है कि कुछ का संचालन हो रहा है, जिसमें से जो है कि 6 का संचालन हो रहा है वर्तमान में, संचालित हैं वर्तमान में, और जो है कि 7 निर्माणाधीन है। तो कुल 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य यूपी है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो अवध की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि मुगल शासन से स्वतंत्र होकर किसने अवध राज्य की स्थापना की थी? तो सफदरजंग, सादत खां, शुजाउद्दौला, वजीर अली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहेंगे। तो ये जो सादत खां था, इसी ने मुगल शासन से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी अवध की, और ये कब किया था? तो 1722 में किया था, 1722 में स्वतंत्र राज्यों में। और जो है कि 1856 में जो है कि इसका समापन हो गया, क्योंकि जो अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। तो जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो कुछ संधियों के बारे में दिया गया है और उसमें विचार करना है कि कौन सी संधि कब हुई है। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इलाहाबाद की संधि, कुल 2 संधियां हुई थी, 1765 में हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है 1792 में हुई थी। और मैंगलोर की संधि कब हुई थी? तो ये मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच में हुई थी। और अमृतसर की संधि कब हुई है? तो अमृतसर की संधि हुई थी 1838 में हुई थी। तो इस पर हम लोग देखते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इलाहाबाद की संधि आएगा, फिर उसके बाद मंगलोर की, फिर उसके बाद आ जाएगा श्रीरंगपट्टनम। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार ये व्यवस्थित है इस प्रकार। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में लिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो जो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है उसके लिए दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पंचायती राज विभाग ने। जो उत्तर प्रदेश की मातृभूमि योजना है उसके लिए दिशा निर्देश पंचायती राज विभाग ने जारी किया गया है, इसके द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर पंचायत स्तर पर विकास कार्य में अगर कोई भी व्यक्ति या इच्छुक व्यक्ति भागीदार बनना चाहता है, यानी विकास कार्यों में पंचायत स्तर पर, तो अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है तो उसको जो है कि राज्य सरकार जो है कि यहाँ पर जो है कि 40% राशि देगी, 40% राशि राज्य सरकार देगी, बाकी का 60% इच्छुक व्यक्ति अपनी तरफ से लगा के कार्य कर सकता है। तो यही जो है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नारी को नमन योजना शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो जो नारी को नमन योजना है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जयराम ठाकुर के द्वारा, जयराम ठाकुर के द्वारा। और इस योजना में है क्या कि हिमाचल प्रदेश की बसों में जो महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी टिकट में, यानी टिकट में 50% की छूट दी जाएगी नारी को नमन योजना के तहत। ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि महाशिला कंटक और रथ मूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो इन दोनों नवीन हथियारों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये किया था अजातशत्रु के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। और ये इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 492 से 460 ईसा पूर्व के मध्य था। और ये हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का शासक था। और इसी ने जो है कि 2 नवीन हथियारों का प्रयोग किया था, महाशिला कंटक और रथ मूसल। और ये किस युद्ध में किया था? तो जो कोसल राज्य पर कब्जा करने के लिए, कोसल राज्य पर कब्जा करने के लिए जब युद्ध किया था प्रसेनजीत के युद्ध के साथ युद्ध हुआ था, उसी में जो है कि इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया कि मुगल दरबार के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यानी मुगल दरबार के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग।
तो कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सर झुकाते थे। तो जो कोर्निश था, इसमें जो है कि कहा जा रहा है कि अभिवादन का एक तरीका था, इसमें दरबारी अपने बाएं हाथ नहीं, यहाँ पे दाएं हाथ हो जाएगा। दाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रख के नहीं, इसको जो है कि ललाट पर रखते थे, यानी माथे पर ललाट पर रखकर सिर झुकाते थे। तो ये पहला गलत हो जाएगा। तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था, तो जो तस्लीम था उसका तात्पर्य समर्पण से था, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि मौर्य प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया जाता था। तो जो मौर्य प्रशासन था उसमें प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया जाता था, और इसमें जो है कि जो प्रांत में नियुक्ति की जाती थी वो राज परिवार से ही की जाती थी। जो राजकुमार होते थे, यानी जो राजा का लड़का था, मुख्यतः उसी को नियुक्त किया जाता था प्रांतों में। राज परिवार से ही संबंधित कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था। और ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तोसली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंदावर के युद्ध के संदर्भ में लिखित कथनों पर से कौन सा कथन सही है। तो चंदावर के युद्ध के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी के तहत गढ़वाल वंश का अंत हो गया था। ये हुआ था गोरी वर्सेस जयचंद के बीच, गोरी वर्सेस जयचंद के बीच हुआ था। जैसा कि पता होगा कि जो है कि गोरी ने तराइन के युद्ध में, 2 युद्ध हुए थे तराइन के, फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें पहले में गोरी हार गया था, पृथ्वीराज विजयी हुए थे, और दूसरे में गोरी विजयी हुआ। उसके बाद जो है कि गोरी के साथ जयचंद का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। यहाँ पर 1194 में हुआ था, गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है कि गोरी विजयी हुआ था। तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा इसका आंसर, तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। तो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है, आइए देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ध्रुव सेन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के जो है कि भूवैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक प्रोफेसर हैं, जो ध्रुव सेन सिंह हैं। तो यही जो है कि, और इस पुरस्कार की स्थापना, जो भूविज्ञान पुरस्कार, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में किया गया था, 1966 में किया गया था। और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है ये, पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है ये, जो भूविज्ञान पुरस्कार है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्त माल्या बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है। यानी जो अगस्त माल्या बायोस्फीयर रिजर्व है उसके लिए कौन सी प्रजाति स्थानिक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चेन कुरिंजी जो है वहाँ की स्थानिक प्रजाति है, जो अगस्त माल्या बायोस्फीयर रिजर्व है, चेन कुरिंजी हो जाएगा। ये तमिलनाडु में है, ये बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त प्रांत कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो जो संयुक्त प्रांत कमेटी का प्रथम सम्मेलन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी INA के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं INA के बारे में क्या दिया गया है। तो यह युद्ध बंदियों की एक सेना थी। तो जो युद्ध बंदी थी उनकी एक सेना थी, और INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी। तो ये भी सही हो जाएगा, मोहन सिंह एक सैनिक थे, और ये जो है कि युद्ध बंदी थे, इन्होंने जापानियों से मांगा था, युद्ध बंदियों से इनको कि एक सेना बनाने के लिए। तो इनकी संख्या 40,000 थी जो बंदियों थे। तो इसी के सेना एक बनाई गई 40,000 की, जिसको जो है कि INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी, तो 1942 में। और इसी की नेतृत्व जो है कि 1943 में
सुभाष चंद्र बोस फिर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस 1943 में इसका नेतृत्व करते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएगा यहाँ पे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल है। तो जो उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसको परिवर्तित करने के कौन सा ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो है कि प्रज्ञान, पहचान, पहुंच और प्रतिष्ठान, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन कौन से शामिल हैं उसी के बारे में बताना है। तो जो प्रज्ञान है, पहचान है और पहुंच है, ये तीनों है, प्रतिष्ठान नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्चुअली इसमें जो है कि कुल 6 पोर्टल लॉन्च किए हैं, कुल 6 हो जाएंगे, जिसमें प्रज्ञान, पहचान, पहुंच हो गया, उसके अलावा भी 3 और हैं। वो कौन कौन से हैं, तो एक प्रवीण है, प्रवीण हो जाएगा, और एक पंख हो जाएगा, पंख हो जाएगा, और एक परख हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल 6 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए। तो ये 6 के बारे में आप लोग एक बार नोट कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में था, यह स्थित है। तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है, यहाँ पर नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये हरियाणा में है, करनाल में है। ये कई बार पूछा गया है, ये दुग्ध उत्पाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसने किया था 1398 में किया था, 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। और उसमें पूछा जा रहा है शासक कौन सा था, तो ये नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था। जो नासिरुद्दीन महमूद था उसी के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पे। ये दिल्ली सल्तनत का शासक था और इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1394 से 1412 के मध्य था, और इसी के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं कौन सा। तो चिश्ती परंपरा के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। चिश्ती परंपरा के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो सूफी संतों की तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता है समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे। जो चिश्ती होते थे ये नगद और वस्तु दोनों के रूप में दान स्वीकार करते थे, तो ये भी सही हो जाएगा, पहला भी सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अशोक के प्रशासन के प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया था। तो जो अशोक के प्रशासन में जो प्रतिवेदक थे जिन्हें गुप्तचर कहा जाता है, ये गुप्तचर जो जनमत होता था यानी जनता की जो राय होती थी उसको अवगत कराते रहते थे, बीच बीच में सूचना देते रहते थे। जैसा कि पता है कि अर्थशास्त्र में दिया गया है कि जो संस्था थे ये गुप्तचर होते थे, अस्थाई गुप्तचर होते थे, और जो घूमते रहते थे उनको जो है कि क्या कहा जाता था, संचार कहा जाता था। संचार जो घूमते रहते थे ये गुप्तचर होते थे, संस्था एक जगह स्थिर रहते थे, और ये जो है कि राजा को जो है कि जनता की राय से अवगत कराते रहते थे। और कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की थी। तो जो कौटिल्य था जिसने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है, ये प्रशासन से संबंधित है अर्थशास्त्र की पुस्तक, तो उसमें जो है कि स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने के लिए भी कहा था। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अकबर की लिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो अकबर की जो विजय हुई है उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें चित्तौड़ विजय कब हुई थी, तो ये चित्तौड़ विजय हुई थी 1568 में हुई थी। और यहाँ का शासक कौन था, तो राणा उदय सिंह, उदय सिंह था। और जो कांधार विजय हुई थी ये 1595 में हुई थी, और यहाँ पे कौन शासक था, तो हुसैन मिर्जा, हुसैन मिर्जा। और मालवा पर कब आक्रमण किया था, तो मालवा पर किया था सबसे पहले ही किया था 1560-62 में किया था। और यहाँ का शासक कौन था, तो बाज बहादुर था। और हल्दी घाटी में जैसा कि सभी को पता है 1576 में राणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था, राणा प्रताप। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, तो तीसरा पहले नंबर पर आ जाएगा 3, और
3-2, 3-1, 3-1, 4-2, 3-1, 4-2, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कालक्रम से संबंधित भी मिलान के लिए देता रहता है एग्जाम में। तो लिखित में से किस संस्थान ने भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो वह कौन सा संस्थान है जो भारत की पहली जो है कि स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया है। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा ये किया गया है, नेविगेशन सुविधा का पहली भारतीय है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस दो संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? तो वो कौन से दो संस्थान हैं जिसने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो WRI भारत और NIUC क्लब दिया है, इन दोनों ने एक साथ लॉन्च किया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समानांतर सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा की गई थी, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये चित्तू पांडे थे, बलिया में की गई थी समानांतर सरकार की पहली स्थापना। और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कहाँ से? तो जो मुंबई में ग्वालियर टैंक है मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान, वहीं से किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यूसुफ मेहर अली ने एक और नारा दिया था, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा भी इन्होंने ही दिया था। और जो है कि एक संबंधित व्यक्ति थे अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली थी, इन्होंने ही जो है कि सबसे पहले झंडा फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मुंबई में झंडा फहराया था, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कुछ गवर्नर दिए गए हैं, उनकी नीतियों से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से गवर्नर ने कौन सी नीति अपनाई थी, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वारेन हेस्टिंग ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो घेरे की नीति। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। जैसा कि पता है कि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और लॉर्ड डलहौजी जो है कि इसकी हड़प नीति थी, जिसे व्यक्तिगत नीति कहा जाता है या हड़प नीति भी कहा जाता है। और लॉर्ड लिटन की प्राउड रिजर्व की नीति थी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, तो A का 1, B का 2, A का 1, B का 2 और C का 4 हो जाएगा। तो B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जा रहा है, B सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जो राज्यों की रैंकिंग का सूचकांक जारी किया गया है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। और इसमें जो सूचकांक आया है, उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर आया है। और दूसरे स्थान पर कौन आया है? तो उड़ीसा पहले पर है और दूसरे पर आया है यूपी, अपना उत्तर प्रदेश। तो इसको जरूर आप लोग नोट करेंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सब निचले 5 राज्यों में शामिल है, तो ये भी सही हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जो है कि निचले 5 राज्यों में शामिल है। और विशेष श्रेणी में अगर पूछा जाए, सामान्य श्रेणी में अगर विशेष श्रेणी में पूछा जाए, विशेष श्रेणी में, तो इसमें त्रिपुरा पहले स्थान पर है, त्रिपुरा। तो इस प्रकार जो है कि यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग एक बार पूरा देख लेंगे तो पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जा रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गूगल के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया स्कूल लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया है, 6 जुलाई 2022 को। और अगला देख लेते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? 321 ईसा पूर्व, 324, 326 और 329। तो जो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, ये इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं।
बितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो ये जो है कि हुआ था 326 ईसा पूर्व में, और ये सिकंदर वर्सेस पोरस के मध्य हुआ था। पोरस के मध्य हुआ था, जिसमें सिकंदर जो है कि ये विजयी हुआ था, लेकिन ये पोरस की वीरता को देखते हुए इसका साम्राज्य वापस कर दिया था। तो ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकबर से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं। अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो अकबरकालीन भूमि का वर्गीकरण है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी तथा उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था। तो जो पोलज भूमि थी वो हर वर्ष खेती की जाती थी, उसे परती नहीं छोड़ा जाता था। तो ये कथन सही हो जाएगा। परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी। जो परौती भूमि थी इसको बीच बीच में कभी कभी के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी उर्वरता बनी रहे। तो ये भी सही हो जाएगा। चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता था। तो जो जिसे 3-4 वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता था उसे चाचर भूमि कहा जाता था। तो ये भी सही हो जाएगा। जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था। यानी 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जा रही तो उसे बंजर कहा जाता था। तो ये सभी कथन सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोगों ने कुल 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगले वाले में दूसरी टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप लोगों को खोजना न पड़े। और इस चैनल पर जो है कि एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज की, उसको भी आप लोग देख लीजिए। और स्पेशल टॉपिक के भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 5-10 मिनट के वीडियो होते हैं, तो हम लोग उसको भी कवर कर रहे हैं, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।